मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी इंस्टीट्यूट में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैं आज इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई थी और खिलजी वंश में जो संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में कौन आता है, रुकनुद्दीन इब्राहिम, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का छोटा पुत्र था। और राजगद्दी पर किसको बैठाता है, किसके मरने से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कौन करवाता है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का ये चाचा था, कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी की पालन पोषण किया था, क्योंकि बचपन में ही इसके अलाउद्दीन खिलजी के जो पिताजी थे वो बचपन में ही मर जाते हैं, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। और ये बलबन के दरबार में अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब खिलजी वंश की स्थापना, और खिलजी वंश की स्थापना किसके बाद में होती है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक कौन था, आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कौन करवा देता है, कौन करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से और फिरोज उसकी उपाधि थी। और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है उसे मारने के बाद में, क्योंकि लकवाग्रस्त हो जाता है केकुबाद का लकवाग्रस्त होने के बाद में तो राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई अधिकारी चाहिए, तो उसका 3 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स को बैठा देते हैं 1290 ईस्वी में। और बैठाने के बाद में उसका संरक्षक बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी बाद में सेना अपने अधिकार में ले लेता है। और अधिकार में लेने के बाद में उसमें जो एक सरदार था खिलजी वंश का, तुर्केश केकुबाद को यमुना की नदी में फेंकवा देता है। और फेंकवाने के बाद में जिससे केकुबाद की डूब के मौत हो जाती है, क्योंकि वो लकवाग्रस्त था। उसके बाद में फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी की उसकी हत्या करने के बाद में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है। और स्वयं को सुल्तान घोषित करने के बाद में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है, किस नाम से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से राजगद्दी पर बैठ जाता है तो इसके अभियान और कार्य होते हैं। और इसकी जो मजबूती, जो अलाउद्दीन का जो शासन काल है 1296 से 1316 ईस्वी तक, ये मजबूती जो चालू करता है जलालुद्दीन फिरोज, क्योंकि 1292 में और 1296 में तो युद्ध होते हैं। 1296 में भिलसा का युद्ध और 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी अभियान 2 करता है। लेकिन जो पहले अभियान में, जो भिलसा के अभियान में, जो मालवा मध्य प्रदेश में, तो ये भिलसा जगह है, उस पर अभियान में करता है। तो उसी जगह इसको पता पड़ जाती है कि जो दक्षिणी राज्य देवगिरी राज्य पर काफ़ी धन दौलत है और वहाँ पे काफ़ी जवाहरात, हीरे, मोती और संपत्ति मिल सके, जिससे कि आगे भविष्य में सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को विशाल करने के लिए, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, वहाँ पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे सरदार बताते हैं कि ये साउथ में दक्षिणी राज्य देवगिरी राज्य है, वहाँ पर ये सिस्टम है। इसकी जानकारी किस युद्ध में मिली थी इसको, भिलसा के युद्ध में। उसके बाद में जब ये दूसरा अभियान के लिए अनुमति मांगता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, किससे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मांगता, किससे, ये चंदेरी युद्ध विजय के बारे में मांगता है और वो अनुमति दे देता है। लेकिन ये चंदेरी युद्ध के अभियान नहीं करके ये दक्षिणी भारत अभियान देवगिरी राज्य पर आक्रमण कर देता है, जहाँ पे रामचंद्र देव उसका राजा था और शंकर देव होयसल राज्य कर्नाटक में है। आदितर सेना उसकी उस सीमा के पास चली गई थी, तो तुरंत ही आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद में वहाँ पर सोना चांदी लूटता है। और ग्वालियर में पता पड़ता है किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि अब बताता कौन है, अहमद चक। ठीक है, उस टाइम पे आमिर हाजिर अहमद चक होता है। और ये बताता है कहाँ पर, ग्वालियर में पता पड़ता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि उसने चंदेरी विजय अभियान ने किया, देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया, जिससे धन दौलत वहाँ से लूटा है। और उसकी जानकारी देता है कौन, अहमद चक। जो अहमद चक काफ़ी क्लोज था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब देने के बाद में कि जब ये उससे कहता है कि आपने गलत किया, कौन, अहमद चक, जो इसका वजीर था, तो और वो पद पे भी रहता है। और वो पद पर रहता है कौन से पर, जब उसको पता पड़ा कि दक्षिणी भारत में अभियान ये पहला अभियान था जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में करा था। और इस अभियान के साथ में ये भी अचंभे में पड़ जाता है, उस टाइम पे जो राजपूत राजा था रामचंद्र देव, ये भी
अकस्मात में पड़ जाता है कि ऐसा आक्रमण क्यों, क्योंकि इसको जानकारी थी कि इसकी अधिकतर सेना यहाँ नहीं है। इसका जो शंकरदेव राज लड़का है, पुत्र है, वो होयसला राज्य कर्नाटक में उसकी सेना को ले गया है, जिससे किसने अकस्मात आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में रामचंद्र देव को संधि करनी पड़ी, और संधि करने के बाद में उसने सोना चांदी हीरा जवाहरात और धन दौलत जितनी भी थी उसको किसको दी, अलाउद्दीन खिलजी को दी। और अलाउद्दीन खिलजी के देने के बाद में एक प्रांत था वहाँ पे, उस प्रांत की सारी संपत्ति, ठीक है, एक प्रांत था वहाँ पे उसकी सारी संपत्ति देने का वादा किया वार से, ठीक है। अलीचपुर प्रांत था ये, उसके पास में अलीचपुर प्रांत था, उसकी हर वार से मतलब हर साल उसकी जितनी भी इनकम में आय है उसको दिल्ली दरबार में भेजने के लिए मंजूर किया, जिससे कि रामचंद्र देव इसी धन दौलत के बाद में वहाँ से हटा। और काफ़ी जो इतिहासकार हैं, जो आपके दक्षिणी भारत अभियान हुआ था, आगे चलकर मैं दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत दो अभियान अलग अलग अलाउद्दीन खिलजी करता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो धन दौलत वहाँ से काफ़ी हाथी सोना जवाहरात लूटने के बाद में अब इसको जब पता पड़ता है तो ये कहाँ से, देवगिरी राज्य से अलाउद्दीन, ये कहाँ पर आता है, कड़ा मानकपुर। क्योंकि कड़ा मानकपुर का ये सूबेदार या गवर्नर या राज्यपाल होता है, और उससे पहले उसके बाद में क्या होता है, अवध का सूबेदार बन जाता है। और उसको पद और मिल जाता है RAJ मामोली, ठीक है, जो सैन्य मंत्री बना देता है। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके क्योंकि जब भिलसा अभियान हुआ है उसका लूट का जो भाग आधा किसको दे देता है, सुल्तान को, और आधा भाग वही पांडल लेता है। तो राजा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद में इसको फिर अवध का सूबेदारी बना देता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके सूबेदार बनाने के बाद में एक इसको पद और देता है RAJ मामोली, जो सैन्य मंत्री होता है। ये चाहता भी ये था, यदि सैन्य मंत्री था, एक सैन्य मंत्री इतना बड़ा पद होता था, दरबार में सबसे बड़ा पद होता था, क्योंकि वही जो सेना को प्रशासन और आपका प्रशासन सेनापति जितना भी सर्कल आता था एक सैन्य मंत्री के अंतर्गत आता था, और ये काफी बड़ा ओहदा था। ये ओहदा भी इसको मिल जाता है, और पीछे से ये अपनी सेना को मजबूत करने चालू कर देता है। तो अलाउद्दीन ने एक लेटर लिखा, किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। लेटर लिखने के बाद में उसमें माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद में कड़ा मानकपुर ये आ गया। और कड़ा मानकपुर आने के बाद में फिर उस लेटर में ये लिखा कि जितनी भी मैंने संपत्ति देव राज्य दक्षिणी के देवगिरी राज्य से लूटा है, आप कड़ा मानकपुर आ जाएं, और कड़ा मानकपुर आ जाएं, उसमें से एक भाग वहाँ से संपत्ति ले लें। तो जिससे कि ये राजा, इसको पता था कि राजा खुश हो जाएगा, तो राजा इस बात पर खुश हो जाता है, इसको कुछ नहीं कहता, और वहाँ से ये कड़ा मानकपुर चलता है। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कड़ा मानकपुर चलता है, चलने के बाद में रास्ते में ही इसके जो सरदार हैं, कौन के, अलाउद्दीन खिलजी के सरदार थे, इख्तियारुद्दीन हुद तथा मोहम्मद सलीम, इसको 20 जुलाई 1296 को हत्या कर देते हैं। किसकी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और हत्या करने के बाद में फिर जब दिल्ली दरबार में पता पड़ता है किसकी, इसकी जलालुद्दीन फिरोज की बीवी होती है, जो पत्नी होती है, इसका नाम है फातिमा जहां। फातिमा जहां का एक लड़का है कद्र खां, ठीक है, और दूसरा लड़का जो बड़ा पुत्र था अली खां था। तो ये क्या करती है कि कद्र खां, क्योंकि जिसकी जो घरवाली पत्नी थी फातिमा, ठीक है, मलिका जहां, ठीक है, मलिका क्या नाम है पत्नी का नाम, मलिका जहां, वो काफी क्लोज रहती है कद्र खां, जिसका नाम था कद्र खां। ये छोटा पुत्र था किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब जब इसको पता पड़ जाती है कि हत्या हो गई है सुल्तान की, तो तुरंत ही छोटे बेटे को अपना दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा देती है। कौन, मलिका जहां, जो एक जलालुद्दीन फिरोज की पत्नी थी। अब इस बात पर नाराज होकर इसका जो बड़ा पुत्र था अली खां, ठीक है, क्या नाम था उसका, अली खां, नाराज हो जाता है। अरकली, ठीक है, क्या नाम था, अरकली खां। ये नाराज हो जाता है, नाराज होने के बाद में विरोध करता है, और इसका फायदा उठाकर अलाउद्दीन सेना को मजबूत बना देता है। और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पर काफ़ी संपत्ति होती है, जिससे अमीरों को संपत्ति देता है, सेना को भी संपत्ति देता है, और दरबार में शिष्टाचार थे उनको भी संपत्ति देता है, जिससे कि अपने तरफ कर लेता है, और ये अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ आता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की तरफ आता है। तो इस बात को पता पड़ जाती है रुकनुद्दीन इब्राहिम, क्योंकि रुकनुद्दीन जो इब्राहिम था वो 1296 में बनता है, राजगद्दी पर बैठता है।
राजगद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज की हत्या हो जाती है 20 जुलाई 1296 में। उसके बाद में उसका बेटा बैठता है खिलजी वंश के दूसरा शासक होता है रुकनुद्दीन इब्राहिम, वो 1296 में बैठता है। उसके बाद में जब ये दिल्ली की तरफ जाता है अलाउद्दीन खिलजी पूरी विशाल सेना लेकर, तो इसको भय हो जाता है किसको, मलिक जहां को और रुकनुद्दीन इब्राहिम को, और जो इसके साथ था अहमद चाप, ठीक है, और जलाली जो सरदार थे वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, आपके मुल्तान आ जाते हैं, ठीक है, मुल्तान आ जाते हैं, भागकर मुल्तान आ जाते हैं। और मुल्तान आने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में आता है तो वहाँ का जो दरबार में जो अधिकारी थे वो इसका समर्थन किसको दे देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को, और राजगद्दी पर बैठ जाता है 1296 ईस्वी से इसका शासनकाल और 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और उसके बाद में ये क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपना एक इसका सरदार रहता है, सरदार का नाम था नसरत खां, ठीक है, सरदार था इसका नसरत खां। वो नसरत खां मुल्तान को भेजता है, ठीक है, मुल्तान को जो नसरत खां अलाउद्दीन खिलजी लाल महल जो बलबन का लाल महल है उसमें राज्याभिषेक होता है, उससे पहले किलो खरीकी में भी इसका राज्याभिषेक होता है। तो बाद में जो दिल्ली दरबार में आ जाता है, तो दिल्ली दरबार में आने के बाद में इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, जो बलबन का लाल महल है, ठीक है, लाल महल में राज्याभिषेक होने के बाद में जो इसका सरदार था तुर्क सरदार नसरत खां को मुल्तान भेज देता है, जिससे कि नसरत खां इनकी सबकी हत्या करवाता है। कौन, नसरत खां हत्या कर देता है सभी की, जलाली सरदारों की और इनकी सबकी। उसके बाद में जब शासन चलता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, शासन चलता है अलाउद्दीन खिलजी। अब जो तीसरा शासक है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा शासक रुकनुद्दीन इब्राहिम जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का छोटा पुत्र था, और तीसरा शासक खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक है। और अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम है इसका नाम अली या गुरसब था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम, या पूछा जाता है अलाउद्दीन किसकी हत्या करने के बाद में खिलजी वंश की दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की जो स्थापना इससे पहले किसकी हत्या करने के बाद में राजगद्दी पर बैठा था। तो किसकी हत्या करवाई थी इसने, ये हत्या करवा देता है, एक तो हत्या करवा देता है अपने चाचा की, ठीक है। क्योंकि एक बात और है, वर्णी ने इसलिए क्योंकि इसकी जो हत्या करवाने के बाद में वर्णी ने अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना क्यों की है, क्योंकि इसमें कारण था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका पालन पोषण किसने करा था, जिसका चाचा था, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो राजगद्दी पर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। और इसका पालन पोषण उसने किया, इसको सैन्य अभियान को उसने सिखाया, और इसकी पूरी इलाके में देखभाल किसने करी, उसके सगे चाचा ने। उसके बावजूद भी इसने अपना सगे चाचा की हत्या करवा दी, ठीक है। हत्या करवाने के बाद में इसलिए ही बर्नी ने इसकी आलोचना की है। और बर्नी ने इसके बारे में क्या बोला है कि बर्नी ने बोला है हत्यारा एवं विश्वासघाती कहकर अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना की है। क्योंकि एक तो ये इसकी पूरा पालन पोषण करा, उसके बाद इसके चाचा ने पालन पोषण के बाद में इसको दरबार में बैठाया और इसको ओहदा भी दिया, और इसके अभियान में भी इसकी सेना मंत्री बनाया। उसके बाद भी इसने अपने चाचा की हत्या करवा दी। कारण क्या था कि जितने भी पीछे से गुलाम वंश या तुर्क वंश ये सिस्टम ऐसे ही था, एक दूसरे को मार मार कर सबने दिल्ली की या लाहौर की या उससे पीछे गौर राज्य, तुर्क राज्य या गजनी राज्य, ये सभी पिछला सिस्टम ऐसा था। जब इस्लाम का उदय हुआ था, उसके इस्लाम का उदय के बाद में ये सिस्टमेटिक चल रहा है कि एक दूसरे को मारने के बाद में राजगद्दी पर, एक दूसरे को मारने के बाद में उलेमा बनना, एक दूसरे को मारने के बाद में सैन्य मंत्री बनना, आरिज ममलिक बनना, अमीर हाजिब बनना, वकील दर बनना, कि ये सिस्टम चलता रहा था। क्योंकि पीछे से ही जो इस्लाम का उदय होता है उससे पीछे, क्योंकि इस्लाम के उदय में भी क्या होता है, कबीले गठित हो जाते हैं और अपने लिए सोच ले कि मैं तो उत्तराधिकारी हूँ, तो युद्ध भी होते हैं, आपस में मरते हैं। ये सिस्टम चलता आ रहा है पीछे से ही, ठीक है। अब अलाउद्दीन का बचपन का नाम पूछता है, एग्जाम में जाता है, अली या गुरसब, या अली या गुरसब नहीं होगा तो गुरस्याप होगा, ठीक है। गुरस्याप की किताब में मिलता है अली या गुरसब।
ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके पिता का नाम था सियाउद्दीन मसूद खिलजी, जो बर्मन की सेना में अधिकारी थे। ठीक है, उसके बाद में बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के बाद इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसका पालन पोषण किया था। उसके बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानकपुर एवं अवध का सूबेदार, राज्यपाल या गवर्नर रह चुका था, क्योंकि पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार गवर्नर रहा था, कड़ा मानकपुर का। ठीक है, उसके बाद में जब भिलसा युद्ध होता है तो भिलसा 1292 ईस्वी में, तो युद्ध होने के बाद में अवध का भी सुल्तान, अवध का सूबेदार बना देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और एक पद और दे देता है जिस पद का नाम है आरजे ममालिक, जिसको सैन्य मंत्री बोला था, नियुक्त करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होता है कि अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था, और पढ़ा लिखा न होने पर उसको क्या बोला, दिल्ली का सर्वाधिक योग्य शासक। ठीक है, उसको क्या बोला, दिल्ली का सर्वाधिक योग्य शासक तथा राजनीतिक दृष्टि से दूरदर्शी सुल्तान माना, क्योंकि उसकी राजनीतिक दृष्टि थी दूरदर्शी, मतलब दूर तक की सोचता था वो। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, राजनीतिक दृष्टि से दूरदर्शी सुल्तान या दिल्ली का सर्वाधिक योग्य अलाउद्दीन खिलजी को माना गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने काफी उत्तरी भारत में अभियान, दक्षिणी भारत में अभियान और राजस्व में, उसके बाद में राजनीति में इसने काफी विस्तार अपना क्षेत्र किया, अलग अलग पद नियुक्त किए, और ये काफी शक्तिशाली था, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद में भी इस सुल्तान को दिल्ली का सर्वाधिक योग्य बोला गया शासक, और राजनीतिक दृष्टि से दूरदर्शी सुल्तान बोला गया। जब ये इसको एक अमीर खुसरो जो इतिहासकार थे और कवि थे, राइटरकार भी थे दरबार में, कि मोहम्मद की उस दरबार में वहाँ पे अमीर खुसरो और अमीर हसन ने, इन दोनों ने, मोहम्मद एक शासक था नासिरुद्दीन, तो उसके शासन में ही इन्होंने अपनी राजनीति और अपना लेखन किया, उसके दौरान किया। पर जब युद्ध हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये अमीर खुसरो उनके साथ था, कहीं युद्ध में आता है, कहीं युद्ध में उनके साथ रहता है। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की अपनी ग्रंथ का नाम क्या है, खजाने फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व का जब विवरण काफी प्रशंसा की है उसमें, किस किताब में, खजाने फुतूह में, जो अलाउद्दीन के राजस्व का विवरण दिया है उसमें प्रशंसा की है किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने अपना एक ग्रंथ था, जो मैंने बताया था अभी, इसका जो अमीर खुसरो ग्रंथ था खजाने फुतूह। ठीक है, ये काफी फेमस था। ठीक है, इसमें अमीर खुसरो की राजस्व का विवरण और ग्रंथ था खजाने फुतूह। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की कौन सा ग्रंथ था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व का विवरण दिया था, तो कौन सा ग्रंथ है ये, खजाने फुतूह। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाने फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व का विवरण देते हुए उसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, ग्रंथ कौन सा था, खजाने फुतूह। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि खजाने फुतूह ग्रंथ में, या तो पूछा जाता है खजाने फुतूह ग्रंथ किसने लिखा था, किसने, अमीर खुसरो। तो क्वेश्चन बनते हैं क्या यहाँ पे, खजाने फुतूह अमीर खुसरो। ठीक है, ग्रंथ के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। उसके बाद में खजाने फुतूह में किसका विवरण है, तो किसका विवरण है, राजस्व का विवरण, या खजाने फुतूह में राजस्व का विवरण किस राजस्व का विवरण दिया था, कौन शासक था, तो कौन शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो खिलजी वंश का तीसरा शासक था। उसके बाद में अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा है, धरती के सुल्तानों का सुल्तान। क्या बोला है अमीर खुसरो ने, धरती के सुल्तानों का सुल्तान। उसके बाद में युग का विजेता, उसके बाद में जनता का चरवाहा आदि कहकर संबोधित किया है। अमीर खुसरो ने क्या बोला इसको, धरती के सुल्तानों का सुल्तान और जनता का चरवाहा और युग का विजेता। किसको बोला है, अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, जो कथन पूछ लेते हैं। उसके बाद में वर्णी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका खजाने फुतूह में राजस्व का विवरण किसने दिया था, तो अमीर खुसरो ने। शासक कौन था, किसके बारे में लिखा था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन या ये भी पूछता है तो ये पूछ लेता है खजाने फुतूह
ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, तो किसका, अमीर खुसरो का। उसके बाद में अमीर खुसरो ने इसको क्या बोला, ऑप्शन दे देगा धरती के सुल्ताना, आला ऑप्शन नहीं देगा, धरती के सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चारवाहा और युग का विजेता। किसको बोला है, अमीर खुसरो ने संबोधित किया है अलाउद्दीन खिलजी को। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो इसकी प्रशंसा करता था किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, और वर्णी इसके विपक्ष, क्योंकि ये वर्णी अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना करता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन देंगे इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो लेखक या इतिहासकार या कवि कि जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना की थी। तो इसमें अमीर खुसरो भी है, वर्णी भी है और आपका अमीर हसन भी है। तो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें आलोचना किसने की थी अलाउद्दीन खिलजी की, वर्णी ने। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य की नियंत्रण स्थापित किया था। दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के एक निरंकुश शासक था। अलाउद्दीन कैसा था, एक निरंकुश शासक था। और निरंकुश शासक के साथ में उसकी जो तुलना की जाती थी फ्रांस के निरंकुश राजा लुई 14वां से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की किससे तुलना की जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी किससे तुलना की जाती थी, जो फ्रांस का लुई 14वां जो राजा था, जो निरंकुश राजा था, उससे तुलना की जाती थी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था और इसकी तुलना फ्रांस के निरंकुश शासक था, जो राजा था, जिसका नाम था लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां से की जाती है, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था और एक फ्रांस का निरंकुश शासक था, जो राजा था, जिसका नाम था लुई 14वां, से तुलना की जाती है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का क्या महत्व था, ये उलेमा के नहीं मानता था, अमीरों लोगों के नहीं मानता था, और जो लोग, क्योंकि क्या था, इसको ये मानता करनी थी, क्योंकि जो राजा के शासन में, प्रशासन में और जो ओहदा, जो पद मिलते थे, उसमें सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कौन करते थे, उलेमा करते थे, काजी करते थे और अमीर लोग करते थे। इसलिए ये इनकी बातें नहीं मानता था और बातें नहीं मानने के कारण इसलिए इसने काफी अभियान किए और आक्रमण भी किए, काफी दिन तक इसने खिलजी वंश में शासन भी किया। तो ये कहता था कि मैं उलेमा की नहीं और अमीरों की नहीं, काजी की नहीं, जो हस्तक्षेप के विरोधी था, हस्तक्षेप का पूर्ण विरोधी था। उसके बाद में सुल्तान ने पहली बार योग्यता को महत्वपूर्ण दिया था कुलीनता की जगह, क्योंकि सुल्तान अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग द्वारा शासन में हस्तक्षेप का पूर्ण विरोधी था। ये भी कुछ समझाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन किसके विरोधी था, उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग के हस्तक्षेप करते थे ये शासन में। और हस्तक्षेप शासन करने के बाद में जो शासक जो होता था, उसके कार्य में हमेशा उलेमा वर्ग हस्तक्षेप करते थे। वो पीछे से ये वजीर और आदि उलेमा कोतवाल हस्तक्षेप करते आ रहे थे, तो ये काफी पूर्ण विरोधी था इनके खिलाफ। उसके बाद में सुल्तान ने पहली बार योग्यता को महत्व दिया। ठीक है, कुलीनता की जगह क्या था कि जो पहले पद थे, जो उलेमा कहते थे वो जिसको पद दो, अमीर लोग कहते थे उसको पद दो, तो वही मिलता था। तो ये कुलीनता थी एक, उसकी कुलीनता के अनुसार, जैसे राजा का लड़का राजा, उसके बाद में सरदार का सरदार, क्योंकि सिस्टमेटिकली था, जो रिश्तेदार था, कोई दामाद था, कोई इसका गुलाम था, तो ये सिस्टम बना हुआ था अलाउद्दीन से पहले पीछे से ही। तो ये कुलीनता को नहीं मानता था और ये क्या कहता कि जो सबसे ज्यादा योग्य रहेगा सैनिक या सबसे ज्यादा जो योग्य कार्य करेगा उसको ओहदा या उसको पद दिया जाएगा। ठीक है, वह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला सुल्तान था। इसने धर्म की जगह राज्य को महत्व दिया। क्या था कि ये पहला ऐसा अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाने वाला पहला था। क्या था इसके विचार कि ये जो महत्व देता था वो राज्य महत्व। ठीक है, जो इसका शासन था, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, तो ये इसकी उसने धर्म की जगह, क्योंकि जो पीछे थे क्या थे कि धर्म का सिस्टमेटिक चलता रहता था, ये धर्म की जगह किसको महत्व देता है, राज्य को महत्व देता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला है
वह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने वाला, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म को एक तरफ धरकर राज्य के को महत्व दिया था, इसलिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला सुल्तान था जिसने उसने धर्म की जगह किसको महत्व दिया था, राज्य को महत्व दिया था। और इसी बात पर वर्णी के अनुसार वर्णी कहता है सुल्तान ने बयाने के काजी से, सुल्तान ने बयाने काजी से जिसका नाम था मुगीसुद्दीन, ठीक है, किसका नाम था, काजी का, जो बयाने का जो काजी था, उससे वर्णी के अनुसार वर्णी कहता है कि सुल्तान ने बयाने के काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि वह शरीयत की परवाह नहीं करता। किसने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि काजी से किससे कहा था, मुगीसुद्दीन से कहा था कि वह शरीयत की परवाह नहीं करता, बल्कि राज्य के लिए जो आवश्यक है, उसने क्या बोला था काजी के लिए कि वह शरीयत की परवाह नहीं करता, ठीक, जो राज्य की आवश्यकता है और जनता के लिए हितकारी आदेश देता है। क्योंकि उसका जो महत्व था, उसके जो उलेमा की बात है, उलेमा और अमीर लोग जो हस्तक्षेप करते थे शासन करने में, वो पूर्ण उसका विरोधी था। और इसने योग्यता के अनुसार पद का विवरण दिया था और ये कहता था कि कुलीना के अनुसार, कुलीना की जगह जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा उसको उसके अनुसार पद मिलेगा। उसके बाद में धर्म को अलग कर इसने किसको महत्व दिया, राज्य को महत्व दिया। इसलिए उसे कहता था, उसके अलावा ने कहा था कि मैं किसी शरीयत का परवाह नहीं करता और बल्कि जो राज्य के लिए आवश्यक है और जनता के लिए जो हितकारी है आदेश देता है वर्णी के अनुसार, ठीक है। क्योंकि ये काफी विद्वान था और विद्वान के साथ में पढ़ा लिखा नहीं था पर काफी योग्य था, इसलिए तो अमीर खुसरो ने इसको सुल्तानों का सुल्तान, धरती के सुल्तान का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा का संबोधित किया था। लेकिन वर्णी ने इसका विरोध किया, क्योंकि पहले वर्णी ने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसको जो बताया था, परिभाषा दी थी आत्म विश्वासघाती और हत्या, ठीक है। इसलिए बोला था क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा था, उसने पालन पोषण करने के बाद में भी इसके भतीजे ने इसकी हत्या करवा दी, इसलिए ये विरोधी था और अमीर खुसरो इसके दरबार में थे और उसने अमीर खुसरो ने काफ़ी इसकी प्रशंसा की। जो आपकी किताब थी खजाने फितूर, उसमें विवरण दिया था राज का विवरण, और वो काफ़ी विख्यात किताब है, इसका ग्रंथ है अमीर खुसरो का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि काजी से क्या बोला था इसने कि मैं शरीयत की परवाह नहीं करता, बल्कि राज्य के लिए आवश्यक है और जनता के लिए जो हितकारी आदेश देता है वर्णी के अनुसार, ये बोला था। कैसे वर्णी ने सुल्तान ने बयान के काजी मुगीसुद्दीन से कहा था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अलाउद्दीन को सर्वाधिक महत्वाकांक्षा सुल्तान माना जाता है। ये आपको लिए बताया दिया मैंने कि अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सुल्तान माना जाता है और उसने सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने तथा पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह नया धर्म चलाने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी, ठीक है। और जब इसने सोचा कि मैं पूरे विश्व में, जैसे सिकंदर ने पूरे विश्व में अभियान चलाया था पर वो पूर्ण नहीं हो पाया, उसी प्रकार सिकंदर चाहता था अलाउद्दीन खिलजी कि जैसे सिकंदर ने अभियान चलाया था उसी प्रकार मैं अभियान चलाऊं, उसकी अभिलाषा थी और एक अपना नया अलग धर्म बनाऊं। और इस बात को इसको कोतवाल रहता है, किसका, दिल्ली का जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, ठीक है, इसका जो दोस्त भी था दिल्ली का जो कोतवाल है अलाउल मुल्क ने इसको समझाया और उसके समझाने के बाद में ये दोनों क्रिया इसकी, एक तो पूरे विश्व में आक्रमण करना और पूरे विश्व में विजेता बनना, न बस विश्व विजेता, और एक नया धर्म चलाना। तो जो दिल्ली का एक कोतवाल था इसका मित्र भी था जिसका नाम था अलाउल मुल्क ने सुल्तान के घनिष्ठ सहयोगी व मित्र थे, जिनकी सलाह पर उसने ये महत्वाकांक्षा त्याग दी। इसके बावजूद सुल्तान ने अपने सिक्कों पर उपाधि सिकंदर शाहनी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है सिकंदर शाहनी किसको बोला था, तो ये किसको बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सिकंदर शाहनी अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर डलवाए थे, अंकित करवाया था और उसके बाद में वह स्वयं को सिकंदर द्वितीय ही बोला था, स्वयं को क्या कहलाता था, सिकंदर द्वितीय, और स्वयं को सिकंदर द्वितीय भी कहलाता था, पसंद करता था। जो उसको सिकंदर द्वितीय कहते थे वो काफ़ी प्रभावित होता था, उनको धन देता था और वह काफ़ी प्रसन्न होता था। इसलिए ज़्यादातर जो लोग अमीर थे, उलेमा थे, काजी थे या फिर सैनिक थे, इसको ज़्यादातर सिकंदर द्वितीय बोलते थे, क्योंकि
ये सिस्टम था कि ये ऐसा तो नहीं था कि सिकंदर द्वितीय से ये काफी प्रभावित था, क्योंकि सिकंदर द्वितीय ही इसका उपाधि भी मिली थी। और सिकंदर द्वितीय से इसलिए बुलवाता था क्योंकि प्रसन्न होता था और काफी किसी को धन भी दे देता था। तो सिकंदर द्वितीय एक साहनी की अंकित कराई थी सिक्कों पर उपाधि, और सिकंदर द्वितीय कहना पसंद करता था। अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता प्राप्त करने में उसके 4 खान सहयोगी थे, ठीक है। उसके जो सत्ता जो पाई थी इसके 4 खान सहयोगी, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक महत्वाकांक्षा सुल्तान माना जाता है, ठीक है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सुल्तान माना जाता है। और सिकंदर की तरह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का क्या उद्देश्य था? सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना। जिस प्रकार सिकंदर भी विश्व विजेता बनने के लिए आया था और पूरा विश्व विजेता पाने के लिए, उसी प्रकार इसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने और पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह एक नया धर्म चलाने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। क्या कि इसका उद्देश्य था कि मैं सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनूं, और जिस प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी, नए धर्म की, उसी प्रकार मैं भी एक अलग नया धर्म बनाऊं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि दिल्ली के कोतवाल, जब इसको पता पड़ जाती है, जो दिल्ली का जो कोतवाल था अला उल मुल्क, ठीक है, अला मुल्क को पता पड़ जाती है कि इसकी महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन खिलजी की ये है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है, और कारण एक भी था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का घनिष्ठ सहयोगी होता है हर एक काम में के लिए, और ये कोतवाल भी होता है दिल्ली का, और ये काफी घनिष्ठ मित्र भी होता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जब अला उल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था, इसको पता पड़ जाती है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में ये है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा को और उसकी बातों को पूछता है। जब ये बताता है कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ सिकंदर की तरह, और एक पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह नया धर्म बनाना चाहता हूँ, जिससे कि समझाने के बाद में, किसको समझाने के बाद में? अलाउद्दीन खिलजी को समझाने के बाद में। कौन समझाता है? अला उल मुल्क समझाता है, जो दिल्ली का कोतवाल था। तो ये समझाने की बात में फिर अलाउद्दीन खिलजी जिनकी सलाह से, किसकी सलाह से? अलाउद्दीन मुल्क की सलाह से महत्वाकांक्षा त्याग देता है। जब ये समझाता है अलाउद्दीन मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था अलाउद्दीन खिलजी को कि सुल्तान ये ऐसा नहीं है और आप नया धर्म नहीं चला सकते, इससे कोई फायदा नहीं है, और विश्व विजेता भी नहीं बन सकते, क्योंकि सिकंदर विश्व विजेता बनने को बोला था पर वो विश्व विजेता नहीं बना था, ठीक है। लास्ट परिणाम भयंकर होता है और आप शासन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसकी बातों पर जो भी इसने बात करी थी अलाउद्दीन खिलजी से, तो अलाउद्दीन खिलजी के समझ में आ जाती है, और जो ये महत्वाकांक्षा था इसको त्याग करने के बाद में ये प्रशासन चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में सुल्तान ने अपने सिक्कों पर, ठीक है, उपाधि, किसकी उपाधि मिलती है? सिकंदर सानी, ठीक है। ये सिक्के जारी करवाता है, ये उस सिक्के पर सिकंदर सानी जो इसकी उपाधि थी, सिकंदर सानी उपाधि अंकित करवाता है, और अंकित करवाने के बाद में ये स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहलाना पसंद करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करता है? जो इसके सिक्के ढलवाता है, उस सिक्के पर इसकी उपाधि थी सिकंदर सानी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने की 2 महत्वाकांक्षा थी, कौन सी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन कौन सी? सिकंदर की तरह विश्व विजेता और पैगंबर मोहम्मद की तरह नया धर्म चालू करना। तो ये थी इसकी महत्वाकांक्षा। तो उसके बाद में इसको समझाया किसने था? इस महत्वाकांक्षा का त्याग जो करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, समझाया किसने था? वो कौन था? तो ये कौन था? ये दिल्ली का कोतवाल था जिसका नाम था अला उल मुल्क था। ये दिल्ली का कोतवाल था, अला उल मुल्क था। इसके समझाने पर ये दोनों जो महत्वाकांक्षा थी ये त्याग दी। उसके बाद में सिकंदर सानी किससे बोला जाता है, या सिकंदर सानी की उपाधि किसकी थी? तो किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। और सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन जो खिलजी की सिकंदर उपाधि थी, ये इसने सिक्के पर, ठीक है, सिक्के पर ये अंकित करवाया था। उसके बाद में द्वितीय सिकंदर किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ये द्वितीय सिकंदर
ये स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहलाना पसंद करता था। और अलाउद्दीन खिलजी के सत्ता प्राप्त करने पर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सत्ता प्राप्त करने पर 4 खान सबसे ज्यादा सहयोगी थे, जिसमें उलुग खां, जफर खां, उलुग खां, नसरत खां और उलुग खां। ठीक है, ये कौन कौन थे? नंबर 1 उलुग खां, नंबर 2 नसरत खां, नंबर 3 जफर खां और नंबर 4 उलुग खां। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है अनुज, ठीक, जिससे ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि जो 4 खान थे जो युद्ध में और इसमें राजगद्दी पर बैठाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सहयोग था किन लोगों का था, तो इसमें से एक ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन देने के बाद में अलग 3 ऑप्शन अलग अलग देते हैं, तो इनमें से कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। उसके बाद में ये तीनों नाम दे देंगे, इनमें से कौन सा है जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के जो राजगद्दी बैठने पर सबसे महत्वपूर्ण सहयोग नहीं दिया था, तो इसमें से 3 नाम दे देंगे, एक अलग दे देंगे, तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। और शॉर्ट ट्रिक क्या? अनुज, ANUG, अनुज। ए से क्या होगा? ए से उलुग खां, ठीक है, न से नसरत खां, यू से उलुग खां और जे से जफर खां। ठीक है, जे से जफर खां। अलाउद्दीन विद्रोह के प्रति काफी सशक्त था और ये नहीं चाहता था कि मेरे शासनकाल में या मेरे खिलाफ कोई विद्रोह हो, और विद्रोह पर ये काफी तरह विरोध करता था, क्योंकि ये शासन सत्ता चलाने पर इसका प्रभाव पड़ता था। इसलिए इसके कार्य में जो 4 प्रमुख विद्रोह हुए थे, नंबर 1 विद्रोह के प्रति मौलिक दृष्टिकोण को, ठीक है, क्योंकि मौलिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। क्योंकि ये मौलिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला इसलिए पहला सुल्तान था क्योंकि इसको पता था, इसने पीछे भी, क्योंकि विद्रोह के कारण शासन प्रशासन और क्षेत्र जो विस्तार होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे के लिए काफी एक्टिव था विद्रोह। इसने इसके 4 प्रमुख विद्रोह थे जो अलग अलग हैं। ठीक है, और वह विद्रोह को राजनीति, क्योंकि मैंने बताया था राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में एक बड़ी बाधा समझता था। ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में एक बड़ी बाधा समझता था और मौलिक दृष्टिकोण अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके 4 विद्रोह हुए थे, नंबर 1 गुजरात का अभियान, नंबर 2 रणथंभौर का अभियान और विद्रोह, और नंबर 4 रणथंभौर घेरे के दौरान विद्रोह, और नंबर 4 कोतवाल बनने के लिए एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, गुजरात अभियान में क्या किसका विद्रोह हुआ था? जो धन बंटवारे के लिए के ऊपर विद्रोह हुआ था। उसके बाद में रणथंभौर अभियान में क्या हुआ था? इसका भतीजा था अकद खां ने विद्रोह किया था, और रणथंभौर घेरे के बाद में एक भांजा था उमर खां जो बदायूं गवर्नर था, और दूसरा था मांगू खां जो अवध का गवर्नर था। इन दोनों ने विद्रोह किया और कोतवाल बनने के लिए विद्रोह जो हुआ था, और विद्रोह किसने किया था? हाजी मौला ने ये विद्रोह किया था। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते शेयर करें और पूरा वीडियो को देखें, और लाइक करने के बाद में कमेंट करें। यदि मैं वीडियो काफी एक इसका विस्तार है अलाउद्दीन खिलजी का, अलग अलग भाग का, छोटे छोटे भाग में 1, 2 भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे बनाऊंगा। यदि मैं काफी नॉन स्टॉप है, कम से कम 1.5-2 घंटे की वीडियो है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो 3-4 पार्ट में इसको अलाउद्दीन खिलजी को संपूर्ण करवा दूंगा। धन्यवाद।